हेलो स्टूडेंट्स। आज के इंडियन ज्योग्राफी के इस लेक्चर में अपन भारत की जलवायु के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी तक के जो लेक्चर्स हैं उसमें अपन ने फिजियोग्राफी के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। ये जो टॉपिक है भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ये कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं सभी एग्जामिनेशन के अंदर। स्टूडेंट, आपने शुरू से स्कूल से पढ़ा होगा, दो शब्द होते हैं, एक होता है आपकी जलवायु और एक होता है मौसम। वन इज द क्लाइमेट एंड अदर इज द वेदर। दोनों में जो अंतर, पहला जो अंतर आता है कि मौसम जो है छोटी दशाओं के, वो 24 घंटे के लिए, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए अवधि छोटी होती है, और जलवायु के अंदर जो होती है वो अवधि जो है लंबी होती है। अर्थात किसी स्थान की जलवायु निर्धारण के लिए बरसों तक उसकी मौसमी दशाओं को जब रिकॉर्ड किया जाता है, उसके आधार पर जो है वो जलवायु का निर्धारण होता है। इट इज़ अ लॉन्ग ड्यूरेशन एग्रीगेट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस इन्वॉल्विंग हीट, मॉइस्चर एंड एयर मूवमेंट्स। भारत की जलवायु के संबंध में आपने पढ़ा है कि बहुत अधिक विविधता पाई जाती है, और विश्व में इतनी अधिक विभिन्नता कहीं मिलती नहीं जितनी भारत की जलवायु के अंदर भारतवर्ष में देखने को मिलती है। यहाँ क्षेत्र के आधार पर वर्षा की मात्रा में बड़ी भारी भिन्नता मिलती है। तापमान के आधार पर जो है अलग अलग स्थानों पर तापमान में भी अत्यधिक अंतर मिलता है। 50 डिग्री से लेके -40 डिग्री तक का वेरिएशन मिल जाता है। अभी मैंने कहा कि वर्षा की मात्रा के अंदर जैसलमेर में बहुत कम और चेरापूंजी के अंदर या मौसम के अंदर बहुत अधिक ताप वर्षा की मात्रा मिलती है। पहले पार्ट के अंदर इसमें अपन पढ़ेंगे कि भारत की जलवायु, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन क्लाइमेट, भारत की जलवायु की विशेषताएं क्या है, और फिर इसका जो आधा पार्ट है उसमें देखेंगे कि भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, द फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द इंडियन क्लाइमेट्स। नाउ सेलिएंट फीचर्स के अंदर जो पहला एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है भारत की जलवायु की, वो आती है रिवर्सल ऑफ द विंड्स। रिवर्सल ऑफ विंड्स के अंदर दो आपने डिस्कस पहले पढ़ा है स्टूडेंट्स। मैंने फिजियोग्राफिक डिवीजन जब किया था उस वक्त भी डिस्कस किया था। एक कर्क रेखा जो है भारत के मध्य में से गुजरती है, और उसके कारण जो है वो तापमान की परिस्थितियाँ बदलती हैं। शीत ऋतु के अंदर जो है वो जो पवनों का क्रम है, वो धरातल से सागर की ओर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर शीत तापमान काफ़ी कम होता है, उच्च वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। फिर नेक्स्ट विशेषता आएगी इसके अंदर। इसके विपरीत जो है ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो है पवनें सागर से धरातल की ओर चलती हैं, और इसके लिए तापमान एक महत्वपूर्ण कारक है। दूसरी जो विशेषता है जिसमें मैंने डिस्कस किया स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ द अल्टरनेटिव हाई एंड लो प्रेशर एरियाज ओवर द लैंड। सूर्य की किरणें जो हैं उत्तर भारत के अंदर जो है ग्रीष्म ऋतु में सीधी पड़ती हैं, परिणाम पे तापमान अधिक होता है, और शीत ऋतु में जो है तापमान कम होता है। और जब अभी कहा था कि जब शीत ऋतु में तापमान कम होगा तो उच्च वायुदाब का क्षेत्र जो है उत्तर भारत में विकसित होगा, और पवनें जो है धरातल से सागर की ओर प्रवाहित होंगी। इसके विपरीत जो है मई जून के अंदर उत्तर भारत के अंदर जो तापमान बहुत अधिक हो जाता है और एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित होता है। परिणामतः जो है वो पवनें जो हैं सागर से धरातल की ओर चलती हैं। दोनों में ऑपोजिट, द लो प्रेशर एरिया, दैट इज हाई प्रेशर एरिया, हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर, दोनों विपरीत स्थितियाँ विकसित होती हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है भारतीय जलवायु की, वो है वेरिएबिलिटी ऑफ द रेनफॉल। स्टूडेंट्स, अपन ने डिस्कस किया है कि भारत के जो वर्षा की मात्रा है वो अत्यधिक विभिन्नता रखती है, और मानसून में अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में विस्तार से पढ़ेंगे कि भारत की जो वर्षा होती है वो मुख्यतः 1 से 5 महीने के अंदर होती है। ये वेरी करती है प्लेस टू प्लेस, और जो वर्षा होती है वो इन 5 महीनों के अंदर भी या कुछ क्षेत्रों के अंदर भी जो बारिश होती है वो मूसलाधार होती है, तो जो पानी जो है वो बह जाता है। यदि यही वर्षा ऋतु है, यही ड्यूरेशन जो है अगर साल भर रहता है तो वो बड़ी अनुकूल परिस्थितियाँ हमारे लिए बनाता है, जिससे चारागाह आदि विकसित हो जाएंगे।
इसका एक दूसरा करेक्टर आता है कि अभी अपन ने डिस्कस किया था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है वो बहुत अनइवन है, बहुत ज़्यादा अंतर मिलता है। और इसका एक उदाहरण है कि जो चेरापूंजी, जो असम का जो क्षेत्र है, वहाँ पर एक दिन में इतनी वर्षा होती है जितने जैसलमेर के अंदर 10 साल के अंदर होती है। Now the Indian climate is so varied and complex that it denotes climatic extremes and climatic varieties. अभी मैंने डिस्कस किया, वेरिएशन बहुत ज़्यादा मिलता है। अगली जो विशेषता आती है वो सीजन्स का वेरिएशन आता है, वो प्लurality ऑफ द सीजन्स, कि भारत में जो है वो उत्तरायण और दक्षिण जाने के कारण जो है वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, अर्थात ऋतुओं में अंतर भारत की जलवायु के अंदर देखने मिलता है। और एक बहुत बड़ी विशेषता है हमारी कि ऋतुएं बदलती रहती हैं। जो अगली एक विशेषता आती है, और इसे अपन ने भी डिस्कस किया था, कि भारत की जलवायु विविधताएं होने के बाद भी एक रूपता बनाती है, यूनिटी ऑफ द इंडियन क्लाइमेट। वो किस रूप में? अपन ने पहले के लेक्चर्स में डिस्कस किया स्टूडेंट, कि जो पर्वत श्रृंखलाएं हिमालय जो है उनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की तरफ है और ये काफ़ी ऊंची है। और काफ़ी ऊंची होने के कारण जो है वो जो सेंट्रल एशिया की जो शीत हवाएं हैं वो इन पर्वत श्रृंखलाओं को क्रॉस कर कर भारत में प्रवेश नहीं कर पाती। और दूसरा ये है कि अपन ने कहा था ये कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, तो जो अगर ये ऊपर से हवाएं नहीं आ पाती और परिणामतः जो है वो उत्तर का क्षेत्र भी जो है एक तरीके से ट्रॉपिकल कंडीशंस बन जाती हैं यहाँ पर। इसके विपरीत मानसून जो आता है, मानसून के अंदर क्या होता है कि ये पवनें जो हैं इन पर्वत श्रृंखलाओं को टकराती हैं, उनको क्रॉस नहीं कर पाती हैं, और नहीं क्रॉस करने के कारण जो मानसून पवनें हैं ये संपूर्ण भारत में, एंटायर कंट्री कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मानसून विंड्स। इसी के कारण आती हैं, इन पर्वत श्रृंखलाओं के कारण। और क्योंकि संपूर्ण देश के अंदर मानसून पवनें फैल जाती हैं और परिणामतः भारत की जो मानसून जो जलवायु बन जाती है उसे कहते हैं मानसून टाइप क्लाइमेट। तो एक तरीके से ये यूनिटी को भी बनाते हैं। जो डाइवर्सिटी बनती है कि इंडियन क्लाइमेट का एक दूसरा करेक्टर अपन ने अभी ऊपर भी पढ़ा है, डाइवर्सिटी ऑफ द क्लाइमेट इंडियन क्लाइमेट इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द रीजनल डिफरेंस एंड वेरिएशन। For example, while in summer the mercury occasionally touches 55 डिग्री सेल्सियस, इन द वेस्टर्न राजस्थान अपन ने पढ़ा है तापमान बहुत अधिक हो जाता है और लेह के अंदर माइनस में चला जाता है 45 डिग्री। ये जो कंडीशंस बनती हैं, वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर जो आ रहा है, ये बिकॉज ऑफ द लोकेशन, स्थिति के आधार पर, ऊंचाई के एल्टीट्यूड के आधार पर, डिस्टेंस फ्रॉम द सी के आधार पर, डिस्टेंस फ्रॉम द माउंटेन एंड जनरल रिलीफ कंडीशन एट डिफरेंट प्लेसेस। अब रिलीफ कंडीशंस का भी विस्तार से अपन पढ़ेंगे अध्ययन से। एक अगली विशेषता आती है कि आपदाएं करेक्टराइज्ड बाय द नेचुरल क्लाइमेटीज। भारत की जलवायु में प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। मैंने अभी डिस्कस किया स्टूडेंट्स की जो वर्षा आती है वो कुछ महीनों में आती है और मूसलाधार गिरती है, परिणाम तो जो है वो फ्लड की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बाढ़ की स्थिति जो है उत्तर भारत में देखने को मिलती है। और जब शुष्क ऋतु आती है तो सूखे या अकाल की स्थिति भी उत्पन्न होती है। तो नेचुरल क्लाइमेटीज भी जो है वो काफ़ी उत्पन्न होती हैं भारत में। नाउ स्टूडेंट, अब जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। वो कौन से कारक हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं? अभी तक अपन ने अध्ययन किया उनकी विशेषताएं। नाउ फैक्टर्स कौन कौन से हैं? जो पहला मेन फैक्टर आता है वो आता है बाकी लैटिट्यूडनल लोकेशन, वो आपका अक्षांशीय विस्तार। स्टूडेंट्स अपन ने पढ़ा है, पहले मैंने पढ़ाया था, पुराने लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि भारत की जो स्थिति है वो प्रायद्वीपीय है, अर्थात तीन तरफ से सागर से घिरा हुआ है। जो लैटिट्यूडनल लोकेशन क्या में पहला चीज़ आता है कि भारत का जो एक्सटेंड है वो 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री उत्तर में है। आपने डिस्कस किया पुराने लेक्चर्स में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है भारत के मध्य से गुजरती है। नदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया लाइज इन द सब ट्रॉपिकल एंड द टेम्परेट रीजन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कारण। द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिकल जोन, द ट्रॉपिकल जोन बीइंग नियरर टू द इक्वेटर, भूमध्य रेखा के, क्योंकि
दक्षिण भारत का क्षेत्र जो है भूमध्य रेखा के अधिक समीप है, और समीप होने के कारण एक्सपीरियंस हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर विथ स्मॉल डेली एंड एनुअल रेंज वेरिएशन ऑफ रेंज। मतलब इनका दो पूरे वर्ष भर जो है वो एक ही स्थिति रहती है, तापमान अधिक रहता है, और वेरिएशन आपको देखने को यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर नहीं मिलते। द एरिया नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीइंग अवे फ्रॉम द इक्वेटर, दूरी है, एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट विद हाई डेली एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो जो तापांतर जो वर्ड कहलाता है वो उत्तर भारत के अंदर कर्क रेखा के ऊपर के जो क्षेत्र है उसमें अधिक मिलता है, नीचे की तरफ नहीं मिलता, क्योंकि नीचे का क्षेत्र जो है वो कर्क रेखा के अधिक समीप है। स्टूडेंट डायग्राम में अपन ने मैप के अंदर देखा है कि कर्क, पुराने मैप में भी यही देखा था कि कर्क रेखा जो भारत के मध्य में से गुजरती है। ये इसका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट विस्तार है। तीनों तरफ से सागर से घिरा हुआ है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर। 0 डिग्री इक्वेटर भूमध्य रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, और नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। पुराने लेक्चर में स्टूडेंट मैंने डिस्क्राइब किया था कि जो सूर्य की किरणों का जो कोण है वो यही वो क्षेत्र है जिसके अंदर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इसके अतिरिक्त कहीं पर भी इनसे उत्तर की तरफ जाने की तरफ या दक्षिण की तरफ जाएंगे तो सूर्य की किरणों का कोण जो है तिरछा हो जाएगा। जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो तापमान इस क्षेत्र के अंदर अधिक होगा, और ये परिस्थितियां जो है भारत की जलवायु को निर्धारण में बहुत अधिक सहायक होती हैं। एक दूसरा महत्वपूर्ण जो फैक्टर है जो भारत की जलवायु को निर्धारित करता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड एंड द वाटर। ये अपन ने पहले भी पढ़ा है कि भूमि जो है वो धरातलीय भाग जो है वो जल्दी गर्म होता है, और पानी जो है वो देरी से गर्म होता है और देरी से ही ठंडा होता है। और इसका उदाहरण आप रेगिस्तान के इलाकों में देख सकते हैं कि जो मरुस्थलीय भाग है, दिन के समय मिट्टी एकदम गर्म होती है और सूर्यास्त के बाद तापमान एकदम तेज़ी से गिरने लगता है। ये अंतर देखने को आपको मिलता है। ये तो भूमि और जल और भूमि की जो मात्रा है उसका वितरण है, उसका किस रूप में है, ये निर्धारक एक बहुत बड़ा कारक है। या जो क्षेत्र है वो सागर के कितना पास है, ये भी महत्वपूर्ण आता है। एक जो बहुत बड़ा कारक है स्टूडेंट्स, अभी मैंने पहले भी हिमालयाज़ के बारे में कहा था, अब यहाँ इसके बारे में, इसका महत्व के बारे में पढ़ते हैं। द हिमालयाज एंड द इंडियन क्लाइमेट। क्वेश्चन बन सकता है, छोटा क्वेश्चन बन जाता है एग्जामिनेशन। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द इंडियन क्लाइमेट। अभी मैंने डिस्क्राइब किया था, क्योंकि पवनों को भी रोकता है ये उत्तर से आने वाली, और भारत से जाने मानसून को भी रोकता है। तो एक बहुत बड़ा कारक है जो भारत की जलवायु का एक निर्धारक कारक है। द हिमालय एक्ट एज ए क्लाइमेटिक डिवाइड बिटवीन द इंडिया एंड द सेंट्रल एशिया, मैंने डिस्कस किया था अभी अपने। ड्यूरिंग विंटर हिमालयाज प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम कोल्ड एंड ड्राई एयर मासेस ऑफ सेंट्रल एशिया, मैंने डिस्कस किया कि एशिया उस तरफ की पवने जो हैं, शीतल पवने वो हैं, साइबेरियन पवने भारत में प्रवेश नहीं कर पाती। अगर ये नहीं होता तो उत्तर भारत के अंदर ज़बरदस्त ठंडा होती और बर्फ़ जमती। वही मानसून के अंदर ये पवनों को उधर पार नहीं कर पाता, और पूरे भारत के अंदर जो है मानसून इसी कारण से मानसूनी पवनें फैलती हैं और भारत की मानसूनी जलवायु कहलाती है। एक महत्वपूर्ण अपन पढ़ेंगे अभी आगे, चेरापूंजी का डिस्क्राइब जब करेंगे, कि जो हिमालय डिवाइड द बे ऑफ बंगाल branch of monsoon wind into two branches. One branches flowing along the plains region towards the northwest, जो समानांतर जो है इन पर्वत श्रृंखलाओं के जो है वो बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की तरफ आगे माइग्रेट करती है, और दूसरी जो शाखा है वो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ ट्रेवल कर जाती है। इसको डिवाइड कर देते हैं। If the Himalayas were not present, the monsoon winds would simply move into China and most of the northern part would have been a desert. दोनों बड़ी विपरीत परिस्थितियां होती हैं अगर हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं नहीं होते। मैंने पुराने लेक्चर्स में पढ़ा था, द ग्रेटर हिमालय, द मिडल हिमालय एंड द शिवालिक, द आउटर हिमालयस। तो ये इतनी है कि उधर की पवनें इधर नहीं आ पाती और इधर से उधर नहीं पाती, क्योंकि ऊपर का भाग काफ़ी ऊंचा है ये।
तो इनको पवनें क्रॉस नहीं कर पाती हैं, और बहुत एक तरीके से प्राकृतिक ये हमारे लिए नेचुरल वरदान है भारत के लिए। अगला एलिमेंट आता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अभी मैंने डिस्कस किया था कि जो सागर के पास अगर कोई स्थान है या प्रांत है, तो वहाँ की जलवायु सम मिलेगी, विषम नहीं मिलेगी। और सागर से दूरी ज्योति बढ़ती जाएगी, जलवायु के अंदर वह है विभिन्नता या वेरिएशन, टेम्परेचर वेरिएशन आपको देखने को, एक्सट्रीमिटीज देखने को मिलेगी। और इसका कारण है, दैट्स वाई द पीपल ऑफ कोंकण कोस्ट हैव हार्डली एनी आइडिया ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड द सीजनल वेरिएशन ऑफ द वेदर। क्योंकि सागर के समीप है, तो एक सम जलवायु हमेशा बॉम्बे वाला महाराष्ट्र रीजन नीचे वाला क्षेत्र के अंदर हमेशा बनी रहती है। एक और महत्वपूर्ण कारक है ऊंचाई। अपने कहा था ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। और ये एग्जाम्पल अगर आपको देखना है, तो यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ, फॉर एग्जाम्पल ऑफ आगरा एंड दार्जिलिंग आर लोकेटेड ऑन द सेम latitude, but the temperature of January in Agra is 16 degree, whereas it is only 4 degree in दार्जिलिंग। और ये किसका इफेक्ट है? ऊंचाई के कारण। नौ अब दो महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, व्हाई आर सम पार्ट्स इन पेनिनसुलर इंडिया सेमी एरिड? नाउ फिजियोग्राफी एंड द क्लाइमेट। फिजियोग्राफी एंड द क्लाइमेट के तहत है कि आकृतियाँ, भू आकृतियाँ। स्टूडेंट्स, आपने जो मेरा पुराने लेक्चर्स थे उसमें अपन ने भू आकृतियों का विस्तार से वर्णन किया हुआ है। तो फिजियो आकृतियाँ उच्चावच जो है वो जो है उनको डिवाइड कर रखा है, टोपोग्राफी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड द थर्ड ऑर्डर, उसके आधार पर विभाजन किया है। तो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वत हैं, पर्वत श्रृंखलाओं की दिशाएं हैं, ये किस तरीके से जलवायु को प्रभावित करती है, ये महत्वपूर्ण है। मैंने पुराने लेक्चर्स में स्टूडेंट, जब अपन ने दक्षिण भारत का पठार का विस्तार से अध्ययन किया था, और एक लेक्चर के अंदर अपन ने पूर्वी तट और पश्चिमी तट, दैट इज द कोरोमंडल तट, कोरोमंडल कोस्ट एंड द मालाबार कोस्ट, और तटीय मैदानों का विस्तार से उन लेक्चर में अध्ययन किया था। तो मैंने कहा था कि पश्चिमी तट के ऊपर जो है वो पर्वत श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं। और हिमाद्रीज कहा था मैंने इनको, हिमाद्रीज, नदर हिमाद्रीज, मिडल हिमाद्रीज एंड सदर्न हिमाद्रीज, ये बिल्कुल तट के समीप है। और ये इन पर्वत श्रृंखलाओं का होना या इस भू आकृति का होना इस क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है। यही क्वेश्चन है, वाई आर सम पार्ट्स इन पेनिनसुलर इंडिया सेमी एरिड? क्यों होता है, शुष्क क्यों है? मानसून अपने डिस्कस अभी आगे आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। मानसूनी पवनें जो है अरब सागर से उठती हैं और सीधी आकर इन पर्वत श्रृंखलाओं से टकराती हैं। प्लेसेस स्टूडेंट, प्लेसेस ऑन द विंडवर्ड साइड, एक सम्मुख ढाल होता है, दूसरा होता है विमुख ढाल। जो पर्वत श्रृंखलाओं का जो सम्मुख ढाल है, या पर्वत श्रृंखलाएं या ऑरियोग्राफिक बैरियर्स जो है रिसीव ग्रेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल, जो सम्मुख ढाल है उस पर वर्षा की मात्रा अधिक होगी, और विमुख ढाल पर जो है वो वर्षा की मात्रा कम होगी, लीवर्ड साइड। और परिणाम तो क्या होगा कि एक वृष्टि छाया क्षेत्र जो है उस क्षेत्र के अंदर विकसित हो जाएगा। यही चीज़ जो है वो दक्षिण भारत पर लागू होती है। The southwest monsoon winds, मैंने मैप में दिखाया था आपको, winds from the Arabian Sea strikes almost perpendicular at the western Ghats and causes heavy rainfall in the western coastal plain and the western slopes of the western Ghats. they directly perpendicular, सीधे टकराती हैं, और टकराने के कारण इस क्षेत्र के अंदर जो है वर्षा आपको सागर तट के आसपास जो है वर्षा की मात्रा अत्यधिक मिलेगी। On the contrary, vast areas of Maharashtra, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, and the Tamil Nadu lie in the rain shadow or leeward side of the Western Ghats and receive scanty of rainfall.
दिस इज़ द एरिया। और ये क्योंकि पहाड़ों के उधर है, तो ये विमुख ढाल पर वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है, और इसीलिए ये छाया वृष्टि क्षेत्र, रेन शेडो रीजन बन जाता है यहाँ पर। अपन ने मैंने अभी आपको ड्रेनेज सिस्टम में कहा था कि ये क्षेत्र जो है रेन शेडो रीजन है, वृष्टि छाया क्षेत्र है, और इसी कारण पानी की यहाँ कमी रहने के कारण जो है वो पानी का विवाद जो है दक्षिण भारत के अंदर बहुत अधिक है। और सभी नदियों पे अपन ने उस लेक्चर में कावेरी से लेके गोदावरी से लेके सबके बारे में अपन ने डिस्कस किया था ना। एक दूसरा जो फिजियोग्राफिक एलिमेंट है, और वो हम राजस्थान में देखते हैं, वाई नो सिग्निफिकेंट रेनफॉल इन गुजरात एंड राजस्थान। क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ थार डेजर्ट, एक इस फॉर्म में बन सकता है। लुक मैप में देखो स्टूडेंट, एरोज मैंने बना रखे हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स, ये वाली थी। ये विंड्स तट पे टकराई, ये विंड जो है वो क्रॉस किया, और क्रॉस करने के बाद आगे बढ़ती गई। जब विंड आगे बढ़ेंगी, लुक एट द डायरेक्शन ऑफ द अरावलीज एंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स। नाउ द मॉनसून विंड्स ब्लो ऑलमोस्ट पैरेलल टू द अरावलीज। अभी डायरेक्शन मैंने आपको कहा था, देखो। हेंस देयर इज नो ओरोग्राफिक रेनफॉल, पर्वतकृत वर्षा नहीं होगी, कोई बैरियर, ये पर्वत श्रृंखलाएं किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न, मानसून पवनों के लिए किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करती, जैसे कि पश्चिमी घाट के सह्याद्री जो हैं वो उत्पन्न करते हैं। यही पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं अगर इस दिशा में होती तो ये इन पवनों के लिए बाधा उत्पन्न करती। और यही कारण है कि जो इस क्षेत्र के अंदर नो कन्वेक्शन सेल और वर्टिकल विंड मूवमेंट arises in Rajasthan and Gujarat. Monsoon winds blow towards low pressure cell in Tibet. Hence, only horizontal wind movement exists in Rajasthan and Gujarat. यही कारण है कि वर्षा की मात्रा इस क्षेत्र के अंदर कम मिलती है। स्टूडेंट्स, एक महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनता है और वो है, हाउ कम चेरापूंजी एंड मौसेराम रिसीव्स एबनॉर्मल हाई रेनफॉल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी चेरापूंजी में वर्षा की मात्रा अधिक होती है और कभी मौसेराम में। नो डायरेक्शन, अभी अरबियन सागर से अपने विंड्स का डिस्क्राइब किया, अरावलीज का किया, वेस्टर्न घाट्स का किया। नाउ ये जो बंगाल की खाड़ी से उठती हैं पवनें, ये आसाम की जो पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, और ये जो डायरेक्शन दिख रही है, दिस इज पैरेलल टू द हिमालयाज। एक शाखा जो है वो हिमालयाज के समानांतर जो आउटर रेंजेस हैं वो फ्रॉम बिहार, यूपी एंड आगे बढ़ती है हिमाचल, राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा साइड। तो ये जो मूवमेंट है और ये जो पहाड़ियाँ हैं, दैट इज गारो, खासी, जयंता हिल्स, ये डायरेक्शन ऑफ द विंड है। अभी मैंने कहा था ये बिल्कुल सम्मुख ढाल है कि दिस इज अ विंडवर्ड साइड, और इन श्रृंखलाओं के ऑपोजिट साइड क्या होगी? लीवर्ड साइड, विमुख ढाल। अर्थात यहाँ तो वर्षा होगी, उधर जो है वो वर्षा की मात्रा कम होगी। दूसरी चीज, इन पहाड़ियों में कुछ गैप्स हैं, राइट, और इन गैप्स के होने के कारण ये परिस्थिति उत्पन्न होती है। Now, Moseram and the Cherrapunji are the wettest places on the earth. Mean annual rainfall over 1000 सेंटीमीटर्स। और इस क्षेत्र के अंदर जो है वो रेनफॉल मैक्सिमम क्यों है, प्रचुर क्यों है? वो एक परिस्थिति उत्पन्न होती है, वो इसे कहते हैं फनल इफेक्ट, कीपाकार प्रभाव। विंड्स जैसे कीप के अंदर प्रवेश तो कर जाती हैं, क्योंकि दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनके मध्य में ऐसे पवने मानसूनी पवने एंटर तो करेंगी, और एंटर करने के बाद ये जो अंदर पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये उनमें ट्रैप होती हैं, ऑरोग्राफिक अपलिफ्टमेंट होता है इनका, ये ऊपर उठती हैं। और जब ऊपर उठती हैं तो इनमें क्या होगा कि व्हेन मूविंग टुवर्ड्स एन एलिवेटेड मास,
is forced to a higher elevation compressed due to the limitation of the space, जगह कम है, और एक संघनन की क्रिया होगी, और संघनन की क्रिया होने के कारण वर्षा यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर अत्यधिक आपको देखने को मिलेगी। तो ये कहलाता है फनल इफेक्ट, और ये इसी क्षेत्र के अंदर है। और इसका एक कारण है, यही एक मेजर कारण है कि पौने जो है अंदर प्रवेश कर जाती हैं, जब ऊपर उठने लगती हैं तो वो कंडेंसेशन की क्रिया, संघनन की क्रिया बहुत अधिक होती है, और इस क्रिया के कारण जो है इस क्षेत्र के अंदर चेरापूंजी और मौसीराम के अंदर जो है वो पर्वतीयकृत वर्षा, ओरोग्राफिक रेनफॉल जो है वो बहुत अधिक होती है, और इसीलिए ये दुनिया का सबसे आर्द्र क्षेत्र कहलाता है। यही मैंने डिस्क्राइब किया आपको, ये सारे के सारे मानसून का क्षेत्र इसके अंदर आता है। नो स्टूडेंट्स, अब जो लेक्चर्स में अपन डिस्कस करेंगे फैक्टर रिलेटेड टू द एयर प्रेशर एंड द विंड्स। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि सर बिफोर मानसून, स्टार्टिंग द मानसून, भारत का मानसून के बारे में विस्तार से अध्ययन करने से पहले आपने वैसे प्रीवियस में एंड फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, देयर सम कॉन्सेप्ट्स हैं, और उनके अंदर जो है वो भारत के मानसून को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनको विस्तार से पढ़ा है। फिर भी उनसे संबंधित जो है अगले 2 लेक्चर्स में मैं डिस्कस करूँगा। एक में तो अपन डिस्कस करेंगे जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, और वेस्टर्न जेट स्ट्रीम्स क्या हैं, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स क्या हैं, एंड हाउ द जेट स्ट्रीम्स इफेक्ट द इंडियन मानसून, इसका विस्तार से अध्ययन अपन करेंगे। उससे नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स अपन डिस्कस करेंगे कि भारतीय मानसून जो है वो अल नीनो, ला नीनो एंड एनसो, ये जो परिस्थितियां हैं इनसे किस प्रकार से प्रभावित होता है। तो इस दोनों इन सब चीज़ों को अपन आने वाले लेक्चर्स में विस्तार से डिस्कस करेंगे।